हाय स्टूडेंट, आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी उस और है पदार्थ युक्तियां तथा इसके जो सरल परिपथ। ठीक है, इस अध्याय में मेन है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी क्या है? तो भौतिक उस शाखा को हम इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों या परिपथों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है हमारे दैनिक जीवन से एकदम ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इससे संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से संबंधित प्रयोग सामग्रियों का या परिपथों का डेली उपयोग करते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट हैं या जितने भी जो माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है, जैसे एलईडी टीवी हो गया, एलईडी लाइट और अन्य जैसे मोबाइल, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का ही देन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ क्या है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो है जो छोटे कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहते हैं। यह फिजिक्स का एक बहुत बड़ी या मुख्य शाखा हम कह सकते हैं, हमारे जो मॉडर्न टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्वात नलिकाएं और दूसरा है अर्धचालक युक्तियां। ठीक है, तो पहला जो है निर्वात नलिका। निर्वात नलिका का जो प्रयोग जो है 1900 के ज़माने या 20वीं सदी में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। 21वीं सदी से अब अर्धचालकों का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे कि निर्वात नलिकाओं में हम जो सीआरटी टीवी की बात करते हैं, सीआरटी टीवी आप जानते हैं कैथोड ट्यूब, जो बड़ा साइज का टीवी होता था उसमें कैथोड ट्यूब लगा होता है या निर्वात नलिका होता था। ठीक है, तो निर्वात नलिका क्या होता है? निर्वात नलिका जो है कांच का एक बना हुआ या फिर धातु से बना हुआ एक निर्वात कक्ष या आवरण होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोड दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, जैसे कि निर्वात डायोड की अगर हम बात करते हैं, निर्वात डायोड में जो है दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, उसके बाद आता है डायोड के बाद आता है ट्रायोड। ट्रायोड में क्या होते हैं? तीन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तीन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोड? एक जो होता है कैथोड और एनोड और एक लगा होता है इसमें ग्रिड। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद है टेट्रोड। टेट्रोड में क्या होते हैं? चार इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इसमें चार इलेक्ट्रोड। और उसके बाद है चार इलेक्ट्रोड। उसके बाद है पेंटोड में जो है 5 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों का काम क्या है? जब इलेक्ट्रोडों को हम किसी विद्युतीय माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हम गर्म करते हैं कैथोड को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और परिपथ में गमन करने लगते हैं। इस प्रकार से जो है एक परिपथ चालू हो जाता है या फिर, और इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह जो है हम इलेक्ट्रोडों के मध्य वोल्टता में परिवर्तन करके, जैसे कि कैथोड एनोड इलेक्ट्रोडों में परिवर्तन करके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कैथोड से उत्सर्जित होकर एनोड की ओर गमन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति ऋणात्मक प्रवृत्ति होता है और एनोड धनात्मक होता है, उधर गमन करते हैं, इसलिए इन्हें केवल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? वॉल्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें जो है वाल्व कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में आ जाते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं सामान्य टेम्परेचर पे या 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होते हैं? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत के क्या क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, किंतु जब उनमें हम कोई अपद्रव्य या फिर उनका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एक विद्युत चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक, क्योंकि ये पहले कुचालक थे, बाद में चालक की भांति व्यवहार करने लग गए, इसलिए इनको बीच का अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालकों में जो आवेश वाहकों एवं आवेश प्रवाह की जो दिशा को नियंत्रित करके हम क्या कर सकते हैं? उनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े उपकरणों में कर सकते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, एलईडी, एलडीआर, ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे अर्धचालक युक्तियां। और हम पढ़ेंगे इन्हीं डायोड, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डायोड, पढ़ेंगे जो पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, पीएनपी या फिर एनपीएन। उसके बाद है आईसी के बारे में पढ़ेंगे जो एंड नैंड गेट के रूप में और ये फिर नॉट गेट के रूप में होता है। ठीक है, तो इनको हम अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हम बात करते आगे थोड़ा सा कि जो
जो निर्वात वाल्व या फिर निर्वात नलिकाएं हैं अर्धचालक युक्तियां इससे अलग क्यों है या फिर श्रेष्ठ क्यों है या इनकी विशेषताएं क्या है। तो जो अर्धचालक युक्तियां जो है निर्वात नलिकाओं की तुलना में छोटे होते हैं, आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, सस्ते होते हैं तथा इनकी रख रखाव में हमें विशेष सावधानी की जरूरत नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अर्धचालक युक्तियां जो जैसे कि ट्रांजिस्टर डायोड साइज में छोटे होते हैं और ठोस होते हैं। अगर ये पटका जाता है या फिर कहीं पे गिर जाता है या फिर असावधानी हो जाता है तो उसमें ज़्यादा खराबी नहीं आता है, ठीक है। ये टिकाऊ भी होते हैं और क्या होते हैं सस्ता, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। जबकि निर्वात ट्यूब जो होता है थोड़ा सा महंगा होता है। अब आगे चलते हैं धातु चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक क्या है भाई? तो धात्विक चालक जो होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है, अर्थात इसमें जो विद्युत का चालन बहुत सुगमता से हो सकता है इनकी चालकता बहुत ज्यादा अधिक 10⁻² से 10⁻6 साइमन प्रति मीटर का होता है, ठीक है। चालकता जो है इनकी जो चालकता ये जो है इसकी चालकता है और क्या बोलते हैं 10⁻² से 10⁻6 ओम मीटर जो है इनकी प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये है धात्विक चालक। उसके बाद आता है, ये पहला हो गया, उसके बाद है विद्युत रोधी। नाम से ही स्पष्ट है विद्युत रोधी क्या है, जिनकी जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो विद्युत के कुचालक रहेंगे। इनकी अगर हम चालकता की बात करते हैं, विद्युत रोधी की चालकता जो होती है वो है 10⁻⁹ से 10⁻11 साइमन ओम होता है, साइमन प्रति मीटर होता है। और इनकी जो प्रतिरोधकता जो है 10⁹ से लेकर 10⁻11 ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है। ये है विद्युत रोधी। उसके बाद आता है तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक की जो चालकता जो होती है धात्विक चालकों और विद्युत रोधी चालकों के बीच का होता है। इनकी जो चालकता जो होती है वो है 10⁵ से 10⁶ साइमन प्रति मीटर होता है। और प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻⁻5 से 10⁶ ओम मीटर होता है, ठीक है। आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोस में ऊर्जा बैंड से हम क्या समझते हैं, ठीक है। ठोस में ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ के परमाणु में क्या होता है, उसके नाभिक के चारों ओर एक कोष होते हैं या उपकोष होते हैं। इन विभिन्न उपकोषों या कोषों में जो है क्या इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति करते हैं तथा इन प्रत्येक कोषों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के एक विशेष ऊर्जा होता है, ठीक है। इन ऊर्जा मतलब क्या होते हैं, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में होते हैं इलेक्ट्रॉन और वृत्ति गति करते रहते हैं। तो विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर है उन्हें हम परमाणु का ऊर्जा स्तर कहते हैं तथा इन ऊर्जा स्तरों को हम किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है उनको हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर ये समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है ऊर्जा अंतराल के अनुपात को भी बताता है। अगर हम किसी विलगित या फिर एकल परमाणु की बात करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनों की हम ऊर्जा स्तर को अगर खींचना चाहें तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को हम भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p6 और 3s2, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और लगेगा 3p2, ठीक है, ये हो गया। अब हम जब इसका ऊर्जा स्तर खींचते हैं सिलिकॉन के लिए तो हमें क्या मिलेगा, पहले मिलेगा ये हो गया 1s2 के लिए जहाँ पे n का मान कितना है 1, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा दो अन्य समांतर रेखाएं, ये हो जाएगा 2s2 और 2p2, ठीक है। ये हो जाएगा n का मान 2 के लिए। उसके बाद ये हो जाएगा 1s2 2p6 है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 3s2 और 3p
2, ये हो जाएगा m का मान 3 के लिए। मतलब जो ऊर्जा स्तर है, इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब एक किसी ठोस के क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो संरचनाएं जो है वो परिवर्तित हो जाती है तथा उनकी ऊर्जाओं में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये जो पास की जो ऊर्जा स्तर हैं एक निश्चित दूरी पे रहते हैं वो एकदम नजदीक एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, है ना। ऊर्जा बैंड मतलब जब ऊर्जा स्तर जब नजदीक आ जाते हैं तो उन्हें हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ऊर्जा बैंड के अंतर्गत हम 2 बैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक है संयोजकता बैंड और दूसरा है चालन बैंड। ठीक है, ये हो गया। तो एक है संयोजकता बैंड और दूसरा है चालन बैंड। संयोजकता बैंड क्या है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होता है और उनके लिए जो ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है उन्हें हम संयोजकता बैंड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड कहते हैं। ठीक है, इसमें संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा उपस्थित रहता है जो अन्य परमाणुओं के साथ बाद में अभिक्रिया करके बंध बनाता है। ठीक है, उसके बाद है चालन बैंड। चालन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होता है या ना के बराबर होता है और ये जो है पूर्णतः रिक्त रहता है। ठीक है, इस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा ग्रहण करके संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाद में चालन बैंड में जाते हैं और विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे इसी में, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, एक है वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, तो जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड की ऊर्जाओं के बीच का एक जो अंतर होता है, उनकी ऊर्जाओं में एक अंतर होता है, उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसको अगर मैं ग्राफ के रूप में अगर प्रदर्शित करना चाहूँ, जैसे एनर्जी की अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, मान लेते हैं हमारा ये वाला एरिया क्या है, संयोजकता बैंड को बताता है, संयोजकता बैंड। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला एरिया बता रहा है चालन बैंड को। ठीक है, चालन बैंड, तो ये हो गया हमारा संयोजकता बैंड वैलेंस एनर्जी, और ये हो गया हमारा चालन बैंड जो होगा। चालन बैंड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, ई सी ये हो गया। ठीक है, अब तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये वाला जो गैप है, ये वाली जो दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, Eg कहते हैं। ठीक है, यही है एक वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो यहाँ से Eg का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, Ec माइनस Ev के बराबर होता है। ठीक है, चालकता बैंड की ऊर्जा अंतराल और वैलेंस बैंड अर्थात संयोजकता बैंड की ऊर्जा अंतराल का अंतर को हम कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। आया समझ में। याद करते हैं किसी चालक या धात्विक चालक या विद्युतरोधी और अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझते हैं। इनकी परिभाषा तो पहले देख चुके हैं। चालक क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, इनकी चालकता अधिक और प्रतिरोधकता कम होता है। तो जो चालक पदार्थों का जब ऊर्जा बैंड प्राप्त किया गया तब ये उनकी ऊर्जा बैंड जो है संयोजकता बैंड और चालन बैंड की जो बीच में जो एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो जो है बहुत कम होता है। ठीक है, और एक तरह से चालक बैंड और जो है संयोजकता बैंड एक दूसरे से पे अतिव्यापित होते हैं। यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है बहुत कम होता है या फिर नगण्य होता है, इसलिए उनकी चालकता जो है क्या बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विद्युतरोधी पदार्थों। विद्युतरोधी जो पदार्थों की जब ऊर्जा स्तर जब खींचा गया, इनकी ऊर्जाओं का बैंड जब बनाया गया, तो जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल जो है काफी बड़ा था, काफी चौड़ा था। और जब इसको हम किसी अन्य अपमिश्रण या फिर इनकी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है या कोई अपद्रव में मिश्रित किया जाता है, तब भी जो है संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में नहीं जाते थे। ठीक है, और ये जो है कुचालक ही भांति व्यवहार करते हैं। तो जब तक कि संयोजकता बैंडों से चालन बैंडों में जब इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित होकर नहीं जाएगा, विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अर्धचालकों की अगर हम बात करते हैं तो अर्धचालकों में जो है चालकता जो थी, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड की जो ऊर्जा स्तर का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल था वो जो काफी कम था। जब हम अर्धचालकों को टेम्परेचर दिए, उनको ऊष्मा दिया गया या फिर कोई अपद्रव या अपमिश्रण पिलाया गया, तो वो जो संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन जो है
चालन बैंड की ओर जाने लगे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको गर्म करने से चालन बैंड में गए, और जब चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊष्मा ग्रहण करके चालन बैंड में गए संयोजकता बैंड से, और वो जो है विद्युत के सुचालक की भांति व्यवहार करने लगे। तो ये था ऊर्जा स्तर के आधार पर चालकों, कुचालकों अर्थात विद्युत रोधी और अर्धचालकों के बारे में व्याख्या। अब हमारा अगला टॉपिक है अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में हम जान चुके हैं, अब इनके प्रकारों को समझ लेते हैं। अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक है नैज अर्धचालक और दूसरा है अपद्रवी अर्धचालक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नैज अर्धचालक की। नैज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहेंगे या उन पदार्थों को कहेंगे जो अपने निजी गुण के कारण विद्युत की चालकता का प्रदर्शन करते हैं। अपने निजी गुणों के कारण जो है अपनी चालकता का गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे कि कोई भी पदार्थ जो है वो 0 टेम्परेचर पे जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो है कुचालक है, लेकिन जब हम इनकी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है उन ऊष्मा को ग्रहण करके जो है उत्तेजित होकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अर्धचालकों को या ऐसे पदार्थों को हम नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। इसके अंतर्गत जैसे कि जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन धातु जो हैं वो क्या करते हैं, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, इनका परमाणु क्रमांक 14 और इनका जो है संयोजकता जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अंतिम कक्ष में इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक जर्मेनियम या फिर प्रत्येक सिलिकॉन जो है, प्रत्येक जर्मेनियम प्रत्येक सिलिकॉन अन्य 4 जर्मेनियम या अन्य 4 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक जर्मेनियम जो है यहाँ से क्या करेगा, इनकी संयोजकता जो है 4 है। ठीक है, तो ये जो है 4 अन्य जर्मेनियम के साथ अपनी संयोजकता को पूरा कर लेगा और एक जर्मेनियम के साथ ये इस प्रकार से अभिक्रिया करिए। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब जो है इस प्रकार से ये भी जर्मेनियम जो है 4 अन्य जो है अन्य 4 जर्मेनियम धातु के साथ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी और ये भी जो है इस प्रकार से जो है आपस में 4 सहसंयोजक बंध बना के अपनी संयोजकता पूर्ण करके रखते हैं। ठीक है, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो एक जो बंध है वो टूट जाता है। ठीक है, और जो है सामान्य टेम्परेचर पे उनका जो एक बंध टूट जाता है और वो जो है यहाँ से जब कोई एक बंध टूट जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इसकी जगह होल मिल जाता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है और इस प्रकार से विद्युत परिपथ जो है या फिर उसके उस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह जो है होने लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह एक इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो है होलों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात इसमें जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होलों का जो घनत्व जो है वो बराबर होता है। ठीक है, ऐसा समझ में। इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो है किस रूप में प्रवाहित होंगे, अगर हम किसी अर्धचालक की बात करते हैं इसमें जो मान लेते हैं प्रवाहित धारा जो आई है वो किसके बराबर होगा, होलों के कारण बहने वाली धारा और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहने वाली धारा के योग के। अब हम अगर जो नैज अर्धचालक की बात करते हैं तो इस प्रकार से उसमें धारा बहती। अगर हम ऊर्जा बैंड के आधार पर इसको समझे तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाता है, जो संयोजकता बैंड जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहते हैं और इसमें जो चालक बैंड जो होता है वो जो है पूरी तरह से खाली रहता है। ये जो चालक बैंड जो होता है वो जो है पूर्ण रूप से खाली रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसे हम गर्म करते हैं, इसको ऊर्जा दिया जाता है तो क्या होता है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो यहाँ से जो संयोजकता बैंड से, ये हमारा संयोजकता बैंड हो गया वर्धित अर्धतराल और ये हो गया चालक बैंड। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वर्धित ऊर्जा अंतराल को पार करके कहाँ चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन करते हैं और जिन संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन वहां गए थे उसके जगह क्या उत्पन्न हो जाते हैं, होल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है नैज अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों उपस्थित रहते हैं और दोनों का घनत्व बराबर होता है। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं अपद्रवी अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक। जब हम किसी अर्धचालक में हम अपमिश्रण जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो है त्रिसंयोजी अथवा पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं और वो चालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसे हम अपद्रवी या फिर अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो जो है जब हम किसी तत्व में
जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम अपद्रवी मिलाते हैं तो दो प्रकार के हमें अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अपद्रवी जो अर्धचालक ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, एन टाइप अर्धचालक, और एक होता है पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। तो जो एन टाइप जो अर्धचालक होता है, चलिए अब हम बात करते हैं अपद्रवी जो अर्धचालक है उनके दो प्रकार थे, एक एन प्रकार का अर्धचालक, एक पी प्रकार का अर्धचालक। तो एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, जो पंचसंयोजी तत्व जैसे कि एंटीमनी जो है जर्मेनियम के 4 तत्वों के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है किसको बता रहे हैं, ये है एंटीमनी के इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है मान लेते हैं किसके, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नॉर्मली तब ये क्या होते हैं, देखो एंटीमनी के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो लेकिन जर्मेनियम के 4 परमाणु जो है एक एक सहसंयोजक बंध 1 2 3 और ये चौथा बना लेते हैं। एंटीमनी के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो इस प्रकार से उसके स्पेस में या फिर उसके अंतरिक्ष में रहता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर हम इसको ऊर्जा स्तर के आधार पे समझे तो ईवी जो है हमारा जो सजगता बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यह वर्धित ऊर्जा अंतर, जब इसको हम अपद्रवी एंटीमनी मिलाते हैं तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जो है वर्धित ऊर्जा अंतराल को पार करके कहाँ चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं और यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो एन टाइप में क्या होता है, आवेशवाहक के रूप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आवेशवाहक के रूप में चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं और इसे हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अगर उसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में अगर हम त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं तो हमें पी टाइप का पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक त्रिसंयोजी तत्व जैसे कि बोरान है उसकी संयोजकता कितनी, 3 है, तो 4 जो जर्मेनियम परमाणु जो है अपनी एक एक संयोजकता उससे पूरी करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, बोरान के इलेक्ट्रॉन है और ये जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3। तो 3 जर्मेनियम परमाणु के साथ इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये और इसके साथ अपनी संयोजकता पूरी कर लेते हैं। लेकिन चौथे जर्मेनियम के जो परमाणु के लिए उसके लिए जो एक सहसंयोजक बंध बनाना रहता है, वहां पे क्या है, बोरान के पास तो 3 ही रहता है, चौथा खाली हो जाता है और एक होल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए होल जो होता है धनात्मक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक को अगर ऊर्जा बैंड के आधार से समझा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब हम इसमें अपद्रवी क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, तो यहाँ से जो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है वर्धित ऊर्जा अंतराल को प्राप्त करके चालकता बैंड में पहुंचते हैं। और चूंकि पहले से ही क्या रहता है, पी टाइप के जो अर्धचालक में पहले से होल रहता है, अर्थात जो है इस प्रकार के ऊर्जा बैंड में होलों की संख्या ज्यादा होता है और यहाँ पे आवेशवाहक के रूप में होल उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो आवेशवाहक होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह के लिए कौन आवेशवाहक इसकी जिम्मेदार होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं, जबकि इसको एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इसमें आवेशवाहक एन टाइप के अर्धचालक में आवेशवाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक के रूप में और अल्पसंख्यक होल होते हैं, जबकि पी टाइप के अर्धचालक में आवेशवाहकों के रूप में होल जो होंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। आया समझ में। यहाँ आगे बात करते हैं हम पी एन संधि। जब किसी इस प्रकार के अर्धचालक के क्रिस्टल में इस प्रकार का अपद्रव या फिर अपमिश्रण किया जाता है कि उसका एक भाग या आधा भाग जो है पी प्रकार का और आधा भाग जो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाए, तो जो संपर्क तल जो रहता है, ठीक है, वो जो संपर्क तल जो होता है, तो उस संपर्क तल में जो क्रिस्टल जो एक पी प्रकार का भाग और दूसरा एन प्रकार का भाग जो मिले हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं पी एन संधि। जैसे कि किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन जो है, ये मान लेते हैं कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए उसका एक भाग को हम क्या पी टाइप का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया को पी टाइप का किया गया है और यहाँ तक के एरिया को एन टाइप का अपद्रव मिला दिया गया, ठीक है। तो जो है जो पी प्रकार और एन प्रकार के जो अर्धचालक जब एक निश्चित एरिया में मिलेंगे, इस वाले एरिया में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पी एन संधि कहेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया जो होगा, ये वाला एरिया जो होगा क्या होगा, पी एन संधि कहलाता है, ठीक है। इसमें जो पी प्रकार के जो अर्धचालक बना होता है उसमें जो है होल के रूप में ये होल होते हैं, ठीक है, इनको होल कहा जाता है और इसमें बहुसंख्यक होल क्या होते हैं, आवेशवाहक का कार्य करते हैं। जबकि एन प्रकार के अगर अर्धचालक की बात कहा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा प्रत्येक होल के संगत एक
प्रत्येक होल के संगत क्या होते हैं, स्थिर ऋण ग्राही आयन उपस्थित होते हैं, उनके साथ संलग्न रहते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के संगत एक स्थिर धन दाता आयन होते हैं जो उसके साथ संलग्न होते हैं, ठीक है। लेकिन जो संधि एरिया में होता है जहाँ पे पी क्षेत्र और एन क्षेत्र आपस में मिले हुए होते हैं, एक लेयर बना हुआ होता है, उस लेयर को, उस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत में जो है इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करके उदासीन बन जाते हैं ना, यहाँ का होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना के उदासीन हो जाता है, एक अवक्षय परत का निर्माण करते हैं, एक लेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में, इसे हम बोलते हैं अवक्षय परत कहा जाता है किसी पीएन संधि डायोड का, ठीक है। जब हम पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक एक जगह स्थिर करते हैं या फिर मिलाते हैं किसी विशेष विधि से, जिसे हम डोपिंग विधि भी कहते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होलों का मिश्रण होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे और इधर के होल आके यहाँ पे इस संधि पे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बना के उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, एक परत का निर्माण होता है और एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम रोधिका विभव कहते हैं। रोधिका विभव का कार्य क्या रहता है कि जो जब ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जब नजदीक आते हैं तो पी क्षेत्र जो है ऋणात्मक प्रवृत्ति का और एन क्षेत्र जो धनात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात पी क्षेत्र अधिक ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है, जिससे दोनों क्षेत्र में एक विभव उत्पन्न होता है या एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे रोधिका विभव कहते हैं। तो ये जो रोधिका विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को इस होल की ओर जाने के लिए, पी टाइप में जाने के लिए या होल को एन टाइप के अर्धचालक में जाने के लिए रोकता है, रोधन उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोले हैं, रोधिका विभव कहा गया है। ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं अर्धचालक डायोड की बात करते हैं। अभी संधि की बात किए थे या पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड जो है मुख्य रूप से अर्धचालक डायोड के मूल रूप होता है। इसमें जो है इनके सिरों पे धात्विक प्लेट या फिर धात्विक संपर्क जोड़े जाते हैं, ठीक है, तथा इन्हें विद्युत बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए दो टर्मिनल लगे होते हैं। तो ये जो होगा पी और एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं इसे धातु के प्लेट के अंतर्गत रखा जाता है तथा विद्युत परिपथ से जोड़ने के लिए दो टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक है। अगर इसका हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसे इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये दो टर्मिनल कहलाते हैं, ये और ये पी क्षेत्र कहलाता है, ये छोटा सा एन क्षेत्र, और इसे हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड या पीएन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है। ये है पीएन संधि डायोड का स्ट्रक्चर। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं पीएन संधि डायोड के बाद। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह, देखिए पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह। तो पीएन संधि में धारा प्रवाह के लिए दो प्रकार से धारा प्रवाह होता है, एक जो होगा अनबायसित स्थिति में और एक बायसित स्थिति में, ठीक है। अनबायसित, एक होगा अनबायसित और एक होगा बायसित। देखिए अनबायसित स्थिति में क्या होता है, मतलब जब हम किसी बाह्य विद्युत परिपथ से किसी पीएन संधि डायोड को नहीं जोड़े रहते हैं तो रोधिका विभव का जो मान होता है वो कितना होता है। सिलिकॉन के लिए जो होगा, जर्मेनियम के लिए जो है 0.3 और सिलिकॉन के लिए होते 0.7। तो जब अनबायस स्थिति में क्या होता है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के जो होल जो है, पी क्षेत्र के होल जो है एन क्षेत्र में नहीं जाते अनबायसित स्थिति में। लेकिन बायसित स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी विद्युत परिपथ से किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ देते हैं तो इसके लिए दो विधियां हैं। बायसित स्थिति की दो विधियां हैं, एक है अग्रबायस और दूसरा है पश्च बायस, ठीक है। तो अग्रबायस में क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम किसी पीएन संधि डायोड जो होता है अग्रबायस में तब कहेंगे जब उसकी पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रबायस कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा अग्रबायस। और दूसरा क्या है, जब हम किसी पीएन संधि डायोड को पी क्षेत्र को ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को प्लस सिरे से जोड़ा जाता है, तब इसे हम बोलते हैं पश्च बायस, ठीक है। ये हो गया पश्च बायस। तो होता क्या है, ठीक है।